आज हम लोग इस लेसन में हम लोग बात करने जा रहे हैं। वो है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तो उस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में जो ह्यूमन यानी इंसान और वातावरण यानी एनवायरनमेंट या नेचर के साथ में क्या इंटरेक्शन हुआ है, उसके बारे में हम इस लेसन में हम लोग बात करेंगे। तो ये एनसीईआरटी का 7th स्टैंडर्ड का ये 8th चैप्टर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। मतलब मानव और पर्यावरण के साथ में क्या इंटरेक्शन है, और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहला सेक्शन इसमें है, वो है लाइफ इन द अमेजन बेसिन। मतलब अमेजन बेसिन में किस प्रकार का जीवन है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बेसिन है क्या। Basin is a portion of land which is drained by a river and its tributaries। मतलब बेसिन एक ऐसा जगह है, हम लोग जैसे घर में भी बेसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या एक पानी कहीं से आता है और वहाँ पे वो ड्रेन करता है, जिसकी वजह से उस बेसिन में पानी फैल जाता है और हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे अमेजन बेसिन किया जा रहा है, बेसिन कहा जा रहा है। का मतलब कि अमेजन रिवर जो है वो एक जगह में जाकर चारों तरफ एरिया में वो फैल जा रहा है। ठीक है, तो उस एरिया को, उस पोर्शन ऑफ लैंड को हम लोग कहते हैं बेसिन, रिवर बेसिन। द अमेजन बेसिन इज ड्रेन्ड बाय द रिवर अमेजन, द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो अमेजन के द्वारा इस तरह का जो बेसिन का निर्माण हुआ, मतलब आप इसको सीधे मैप से देख लेते हैं। अमेजन बेसिन मतलब अमेजन रिवर जो है उसके द्वारा ये सब क्षेत्र का निर्माण हुआ, ये बेसिन हुआ। बेसिकली ये टोटल जो ग्रीन वाला है ये अमेजन बेसिन हुआ। अमेजन बेसिन कहाँ है? साउथ अमेरिका में पड़ता है, साउथ अमेरिका। ठीक है, तो अब हम लोग अमेजन की बात करें तो जो रिवर अमेजन है वो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, द रिवर बेसिन ड्रेन्स। रिवर बेसिन कहाँ कहाँ तक, ये नदी जो है कहाँ तक जाता है? ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर, बोलिविया, कोलंबिया और वेनेजुएला का भी स्मॉल पार्ट्स में ये जाता है। तो अमेजन का जो नदी है उस सब का प्रवाह इन सारे देशों में अपना एक बेसिन है, मतलब इन सारे देशों में ये नदी का प्रवाह है। अब हम लोग बात करते हैं कि जब अमेजन रिवर बेसिन है तो अमेजन में उस रिवर बेसिन के आसपास का सेटलमेंट है, लोग वहाँ पे रहते हैं। लोग वहाँ पे रहते हैं तो किस प्रकार लोग रहते हैं, वहाँ का जीवन यापन क्या है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेट का। तो अमेजन बेसिन को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल। अमेजन बेसिन जहाँ पे सिचुएटेड है, जहाँ पर स्थित है, वो है इक्वेटोरियल रीजन में। अब इक्वेटोरियल रीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्षेत्र इक्वेटर के नज़दीक है। इक्वेटर हम लोग पहले ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। विषुवत रेखा यानी पृथ्वी है, उसका मिडिल रेंज हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेटर। इक्वेटर में 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, यानी 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, इसी बीच में जो है अमेजन रिवर बेसिन है। अब यहाँ की बात कर रहे हैं तो इस इक्वेटर वाले एरिया में क्लाइमेट क्या होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि अमेजन बेसिन जो है इक्वेटोरियल रीजन में है, तो वहाँ पर हॉट और वेट दोनों क्लाइमेट जो है सालों भर पाया जाता है। मतलब वहाँ पे डायरेक्ट सन भी पड़ती है, गर्मी होती है, और वहाँ पे हमेशा रेगुलर बारिश होती रहती है थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल भर। तो बोथ द डेज एंड नाइट्स आर इक्वली। अब दिन हो या रात हो, दोनों इक्वली रूप से गर्म और फिर ह्यूमिड भी होता है। रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल लगभग हर दिन होता है इस एरिया में। टेम्परेचर की बात करें तो डे टेम्परेचर, दिन का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है और नाइट का टेम्परेचर बहुत ठंड होता है, मतलब कूलर होता है, ठंडा होता है। बट यहाँ पर ह्यूमिडिटी देखा जा रहा है कि वो ज़्यादा है। अब हम लोग बात करते हैं रेन फॉरेस्ट की। चूंकि हम लोग जानते हैं कि इस एरिया में हेवी रेनफॉल है, डेली हो रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पे काफ़ी घना जंगल का कवर है, काफ़ी घना जंगल इस एरिया में मतलब घेरे हुए हैं। कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे फॉरेस्ट इतना ज़्यादा डेंस है, इतना घना है कि वहाँ पे सनलाइट जो है वो ज़मीन तक, पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता है, इतना घना है। हम लोग किस एरिया की बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हम लोग इक्वेटोरियल एरिया की।
तो कहीं कहीं इतना डेंस घना जंगल है कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात करें तो अमेजन रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फौना के लिए जाना जाता है। फ्लोरा और फौना, फ्लोरा और फौना का मतलब हो गया कि यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्लांट्स हैं और बहुत सारे वेराइटीज ऑफ यहाँ पे एनिमल्स हैं। एनिमल्स में हो गए बर्ड्स, पक्षी भी हो गया, और बहुत सारे जीव जंतु हो गए, और फ्लोरा में हो गया कि बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज के पेड़ पौधे फूल हुए। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। एनिमल्स में जैसे मंकी, स्लोथ, टापीस, ये सब जो है जनरली पाया जाता है रेन फॉरेस्ट एरिया में। बहुत सारे रेप्टाइल्स भी है, जैसे बहुत सारे सांप इसमें पाए जाते हैं। जैसे आप लोग फिल्म भी देखे होंगे तो अनाकोंडा का जो है, अनाकोंडा भी यहीं पे पाया जाता है, जो सांप का सबसे बड़ा प्रजाति के रूप में जाना जाता है। बोआ कंस्ट्रक्टर, जो कि ये सब सांप के प्रजाति हैं। तो इन सारे एरिया में, अमेजन बेसिन में, यहाँ पर बहुत सारे फ्लोरा और फौना है, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वहाँ पे पेड़ पौधे की स्पीसीज है, प्रजातियां हैं। अब वहाँ के लोग कैसे हैं? इस एरिया में जो लोग रहते हैं वो फूड वहाँ पे छोटे छोटे एरिया में वहाँ पे बसते हैं, इस घने जंगल में। और वहाँ पर उस एरिया के पेड़ को काट कर उसको जला देते हैं, और उसके बाद में वहाँ पे स्मॉल एरिया में वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं। इन दिस काइंड ऑफ कल्टीवेशन, अब इस तरह का कल्टीवेशन कैसे करते हैं? तो फार्मर्स जो है, किसान, पहले क्या करते हैं, पेड़ को काट डालते हैं और पेड़ों को जला डालते हैं। जलाने के बाद में जो उसका राख होता है, उसको एक पोषण के रूप में उसको मिट्टी में मिला देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का मिट्टी जो है वो फर्टाइल हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है। तो वहाँ पे क्रॉप्स उसके बाद में प्लांट किया जाता है, क्लियर करके, और कुछ दिनों बाद में वहाँ पे कल्टीवेशन होता है, वहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, उपजाया जाता है, और वहाँ पे फर्टिलिटी उसकी बढ़ जाती है। कुछ दिन बाद फिर उसको फिर खुला छोड़ दिया जाता है, और फिर दूसरा, मतलब दूसरी जगह को, जैसे कि यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर लिए, इस लैंड को पेड़ पौधे काट दिए, जला दिए, और उसके बाद में उसी पेड़ पौधे का जो जला हुआ जो अवशेष है, उसी को हम लोग मिट्टी में मिला के उसको उपजाऊ बनाए, वहाँ पे कल्टीवेशन किए, कुछ सालों तक वहाँ पे मतलब खेती बाड़ी किए। उसके बाद में जब देखे कि वो धीरे धीरे फर्टिलिटी उसका कम होने लगा, तब हम लोग वहाँ से, मतलब वहाँ के जो लोग हैं अमेजन बेसिन के, फिर किसी और जगह चले जाएंगे जंगल में, और फिर वहाँ पर सेम प्रक्रिया करेंगे। इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्टेपल फूड ऑफ द पीपल इज मैन्योक। मैन्योक वहाँ का मुख्य रूप से खाने वाला अनाज होता है, और इसको कसावा भी कहते हैं, जो कि अंडरग्राउंड, मतलब एक अंडरग्राउंड पोटैटो जो होता है उसके जैसा होता है। और वहाँ ये मुख्य रूप से वहाँ का स्टेपल फूड है, खाद्य फसल है। पीपल वहाँ पे और भी चींटियाँ खाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रजाति के अंडे हैं उसको खाते हैं। कैश क्रॉप व्हिच आर ग्रोन, और यहाँ पे कैश क्रॉप के रूप में कॉफ़ी, मक्का और कोकोआ, कोकोआ जिससे हम लोग कॉफ़ी या कोका कोला इसे बनता है, तो कॉफ़ी, मेज, कोकोआ इस सब का वहाँ पे उत्पादन होता है। और वहाँ के जो अमेजन बेसिन में जो लोग रहते हैं, उनका जो घर होता है उसको मलोका कहते हैं। ठीक है। और द लाइव्स ऑफ पीपल इन द अमेजन बेसिन इज चेंजिंग फास्ट। वहाँ के लोगों का जीवन यापन धीरे धीरे काफ़ी बदलाव आया है, और उसका मेन वजह है कि वहाँ पे हाईवे वगैरह डेवलप हुआ, जिसकी वजह से उस जंगल के बहुत सारे ऐसे एरिया जहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता है, तो वहाँ पर अब आसानी से पहुँचा जा सकता है। मतलब बहुत सारे ऐसे रिवर बेसिन है जहाँ पर कि इजीली एसेसिबल है। कॉमर्शियल यूज भी अब होने लगा, जो उस जंगल की जो लकड़ियाँ थी, और उसकी वजह से उस एरिया में धीरे धीरे लोग, आबादी बसने लगे, और वहाँ पे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन का प्रचार प्रसार इसका चलता रहा। उस एरिया में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ, बहुत जगह पेड़ को काटे गए, रेन फॉरेस्ट जो जितने भी उगे थे उन सबको पेड़ को काटा गया, अलग अलग पर्पस के लिए, कुछ इंडस्ट्री के लिए, कुछ कॉमर्शियल वुड्स के लिए, कुछ जलावन के लिए, कुछ खेती के लिए। तो अमेजन रिवर बेसिन का बहुत सारे पेड़ पौधों को डिस्ट्रॉय किया गया। अब इसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे जो सॉइल इरोजन है वो बढ़ गया है, यानी मिट्टी का, यानी
पृथ्वी का यानी मिट्टी का वहाँ का ऊपर का लेयर जो है वो धीरे धीरे वाश्ड आउट हो गया, मतलब वहाँ से मिट्टी का जो फर्टिलिटी है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से उसका मेन वजह था कि पेड़ पौधों को बिल्कुल ही अनियोजित ढंग से काटना। तो इसी को मलोका बोला जाता है। जहाँ पे आप छत को देख रहे होंगे कि अमेजन बेसिन में रहने वाले लोग छत को एकदम इस तरह से इस शेप में बना डालते हैं जिसकी जिससे कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का जीव ऊपर में या फिर पानी यानी बारिश का पानी या फिर वहाँ पे कुछ बर्फ या किसी भी तरह का चीज वहाँ पे छत पे नहीं टिक सका, यानी पूरी ढाल वाला छत का निर्माण होता है जो ऊपर में फुसका होता है। उसी तरह का रिवर बेसिन है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र। तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन की बात करते हैं तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में है और इसका 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में है। और ये जो है रिवर गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्र, इससे ये बेसिन का निर्माण हुआ है। बेसिन के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि बेसिन क्या होता है। बेसिन होता है कि जो रिवर्स है, यहाँ पे हम लोग बात करें गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो इस रिवर मतलब जहां तक पहुंच रहा है, जिस एरिया को ड्रेन कर रहा है, सिंचित कर रहा है, उस एरिया को हम लोग कह सकते हैं कि ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हो गया। वहां पर बहुत सारे लोग जीव जंतु रहते हैं। इसके पहले भी हम लोग बात की है जो अमेजन रिवर बेसिन का, उसी तरह से हम लोग बात करें गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन का। ठीक है, आप इसको मैप में भी देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, चाइना, और ये जो ब्लू कलर का हो गया, इस कलर का, ये हमारा दरअसल हो गया गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हुआ। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो वहां पे बात करते हैं क्लाइमेट का। क्लाइमेट कैसा है? गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन का क्लाइमेट जो है वो मानसून टाइप क्लाइमेट है। वहां पे रेनफॉल्स जो है वो जून से लेकर सितंबर तक मेन रूप से वहां पे वर्षा होती है। समर यानी गर्मी वहां पे काफी ज्यादा हॉट होता है और ठंडा जो है वहां पे काफी ठंडा होता है, यानी गर्मी भी खूब पड़ता है और ठंडा भी खूब होता है। टोपोग्राफी और वेजिटेशन की बात करें तो टोपोग्राफी जो है वहां पे काफी उसमें वैरी करता है, कहीं ऊंचाई है, कहीं गड्ढा है, कहीं मतलब इस तरह का रिलीफ फीचर्स जो है उसका वैरी करता है। नदर्न इंडियन प्लेन की बात करें तो वहाँ का जो जमीन है, यानी उत्तरी भारतीय जो प्लेन एरिया की बात करें तो वहाँ का जो जमीन है वो काफ़ी उपजाऊ है, जिसमें कि हम लोग कह सकते हैं पंजाब, हरियाणा, ये सब एरिया काफ़ी उपजाऊ है क्योंकि प्लेन है वहाँ पे। और जो माउंटेनस एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊंच और नीच जो है वो स्ट्रक्चर है पृथ्वी मतलब भूमि का, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो डिस्टर्ब रहता है, मतलब घनत्व तो ज़्यादा नहीं हो पाता है। घनत्व तो देखिए डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन प्लेन एरिया में देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर माउंटेनस एरिया की बात करें जहाँ पहाड़ी एरिया हो गया वहाँ पर देखेंगे कि पॉपुलेशन बहुत कम है। उसका मेन वजह होता है वहाँ का लिविंग कंडीशन, वहाँ का डिफरेंट सिचुएशंस होता है उसकी वजह से। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करें तो ये ट्रॉपिकल डिसिडिवस फोर्स, मतलब यहाँ पे जो जंगल होता है वो जो उष्ण कटिबंधीय और ये पतझड़ वन होता है। इस तरह के पेड़ वहाँ पे ग्रो होते हैं जिसमें से टीक, साल, पीपल, ये मेन स्पीसीज है इस एरिया के। सुंदरबन जो है वो ब्रह्मपुत्र बेसिन में है। एक सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है सुंदरबन। सुंदरबन उसका मेन इसका जो नाम पड़ा है वो मेन पड़ा है जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे है सुंदरी। तो सुंदरी एक कॉमन एक ऐसा स्पीसीज है प्लांट का जिसकी वजह से जो वहाँ पे काफी ज्यादा पाया जाता है उसकी वजह से उस एरिया का नाम पड़ गया सुंदरबन। और चूंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी का एक बहुत बड़ा डेल्टा है इसी कारण इसको सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। हिमालय रीजन की बात करें तो उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब में कॉनिफेरस कोनधारी वन होते हैं। कहीं पे ऐसा भी ट्री होता है जहाँ पे देवदार, पाइन और फर इस तरह के पेड़ भी उगते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये है आपका सुंदरी ट्री जो कि सुंदरबन डेल्टा में ये जनरली पाया जाता है। सुंदरी ट्री इसी वजह से नाम रखा गया सुंदरबन। अब वहाँ का पीपल और ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब वहाँ के लोग कैसे रहते हैं और वहाँ पे क्या काम करते हैं। तो उस एरिया में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ये जो एरिया है काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे ज़्यादा लोग सेटल्ड हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जमीन जो है काफ़ी फर्टाइल है और लैंड वहाँ पे एकदम समतल भूभाग है। तो जब प्लेन एरिया है तो वहाँ पे रहना आसान हो जाता है और वहाँ का जमीन भी चूंकि फर्टाइल है इस वजह से खेती करना आसान हो जाता है। तो इस वजह से वहाँ का मुख्य जो ऑक्यूपेशन है, मुख्य जो पेशा है वो है कल्टीवेशन।
यानी खेती बाड़ी। मुख्य रूप से जो फसल में धान उपजाया जाता है उस एरिया में, उसके अलावा गेहूं, सोरगम, मक्का, चना, बाजरा, ये सब चीज भी उपजाया जाता है। शुगर केन यानी गन्ना और जूट जो है, ये दो गो ऐसा कैश क्रॉप है जो कि इस एरिया में उपजाया जाता है। कैश क्रॉप का मतलब समझ सकते हैं? कैश क्रॉप का मतलब है कि जो उपजाने वाला है वो खुद उसको इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि उसको अच्छी कीमत में मार्केट में बेचता है। तो इस तरह के क्रॉप होते हैं वो कैश क्रॉप माने जाते हैं। जैसे कि चाय आसाम में होता है और वेस्ट बंगाल में। सिल्क को देखेंगे तो ये सिल्क वर्म बिहार और असम में सबसे ज्यादा होता है सिल्क का खेती। हिली रीजन में देखेंगे तो वहाँ पे टेरेस फार्मिंग होता है, मतलब एक सीढ़ी सीढ़ी नुमा जो है वहाँ पे बनाया जाता है खेत, और इसी तरह के सीढ़ी नुमा खेत पे वहाँ पे खेती किया जाता है। टूरिज्म है वहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट पेशा के रूप में, एक टूरिज्म भी है जहाँ पे वहाँ पे उस एरिया के टेरेन को लोग देखने लोग दूर दूर से आते हैं। ताजमहल जैसे जगह भी टूरिस्ट प्लेस को अट्रैक्ट करता है जहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद गंगा नदी और यमुना नदी का जो कन्फ्लुएंस है, दोनों का मुहाना है, वहाँ पे बसा हुआ है, और जो कि एक तीर्थ स्थल के रूप में पूरे देश के लिए माना जाता है। बुद्धिस्ट स्तूप है बिहार में, उत्तर प्रदेश और लखनऊ, इन सब जगह पे जहाँ पर कि बहुत सारे बाहर से विदेशी टूरिस्ट आते हैं। काजीरंगा और मानस जो असम का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ मतलब कि जहाँ पे जीव जंतु को उनको सेंचुरी, एक बांध में उन लोग को रखा गया सेंचुरी में, जहाँ पर उन लोग फ्री रूप से अपना घूमते हैं। तो ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक केंद्र है। वहाँ को वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में काफ़ी ज़्यादा रिच वाइल्ड लाइफ है, बहुत सारे प्रजाति पाए जाते हैं। उसमें से मुख्य रूप से वन हॉर्न राइनोसोरस है, एक सिंगा राइनोसोरस, जो ब्रह्मपुत्र मैदान में पाया जाता है। एलिफेंट्स, डियर, मंकी, ये सब कॉमनली पाया जाता है। रॉयल टाइगर बंगाल भी जो है सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। क्रोकोडाइल हो गया, बहुत सारे और भी एलिगेटर्स हो गए क्रोकोडाइल टाइप का ही, और भी कई तरह के रिप्टाइल्स वहाँ पे पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा में। रोहू, हिल्सा, कतला, इस तरह के वेराइटी ऑफ फिशेज भी है, मछलियाँ भी पाई जाती है। फ्रेश वाटर में देखें तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो है, उसकी वजह से, फ्रेश वाटर होने की वजह से वहाँ पर डॉल्फिन, जिसको हम लोग सोर्स कहते हैं, या फिर कहीं कहीं ब्लाइंड डॉल्फिन जो है वो पाया जाता है इन सब एरिया में। जैसे जैसे लेकिन इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस बढ़ा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर डॉल्फिन की संख्या घटती गई है। क्यों? क्योंकि रिवर जो है अब धीरे धीरे पोल्यूटेड होते जा रहा है, तो जिसकी वजह से, और डॉल्फिन जो है जिसको हम लोग सोर्स कहते हैं या फिर ब्लाइंड डॉल्फिन होता है, ये सब स्वच्छ पानी में रहता है। यहाँ पर देख रहे हैं द रॉयल टाइगर ऑफ बंगाल, ये सुंदरबन डेल्टा में होता है। वन हॉर्न राइनोसोरस, ये भी आपको सुंदरबन डेल्टा में मिलेगा आपको, और ब्रह्मपुत्र वाला बेसिन वाला एरिया में मिलेगा। सिटीज और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इस एरिया में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, जहाँ पर कि इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, कोलकाता, पटना, ये सब काफ़ी ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन वाला सिटी है, जहाँ पर कि एक मतलब 10 लाख से ज़्यादा आबादी है वहाँ पे। तो ये सब जो है गंगा नदी के किनारे सिचुएटेड है। लिक्विड डिस्चार्ज की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्रियल है जो कि नदी किनारे है, जिसकी वजह से गंगा नदी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। बहुत सारे सिटीज हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन पे हैं, और वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से भी कनेक्टेड है। बहुत जगह अब चूंकि रिवर ट्रांसपोर्टेशन के अलावा रोड है, रेलवे है, इसके द्वारा भी एक शहर दूसरे शहर से बहुत आसानी से कनेक्टेड है। तो यहाँ तक हम लोग इसको समझ गए। इसको एक हम लोग जो डायग्राम है इसके थ्रू समझ लेते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। हम लोग पहला देख लेते हैं, पीपुल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। इस एरिया के लोग कैसे रहते हैं? तो पीपुल इंगेज इन हंटिंग एंड फिशिंग। इस एरिया के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से शिकार करते हैं और मछली पालन करते हैं, यानी मछली का काम करते हैं। दूसरा है, उस एरिया में पेड़ पौधे को जलाते हैं, वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, और वहाँ पे मुख्य रूप से स्टेपल फूड के रूप में कसावा है। ठीक है। अब हम लोग अमेजन बेसिन की बात करें तो अमेजन बेसिन में वहाँ पे जो लोग हैं वो इक्वेटोरियल रीजन में पड़ता है। वहाँ पे बहुत सारे अमेजन का जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियाँ हैं, वो सब मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करते हैं। रेन फॉरेस्ट है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घना रेन फॉरेस्ट है। क्लाइमेट की बात करें तो वहाँ पे हॉट एंड वाइल्ड क्लाइमेट, वेट क्लाइमेट है। हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करें तो यहाँ पे टाउन सिटीज डेवलप हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का साधन बहुत अच्छा है, टूरिज्म सेंटर है,
बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं जहाँ पर एलिफेंट, टाइगर, हरिन, मंकी ये सब कॉमन पाए जाते हैं। वेजिटेशन भी वहाँ पर देखा गया है, थिक बम्बू, काफ़ी घना बांस का पेड़ होता है, मैंग्रोव्स वगैरह होते हैं जो कि कॉमनली पाया जाता है। टोपोग्राफी में देखें, वहाँ पर टोपोग्राफी कहीं माउंटेन है तो कहीं प्लेन एरिया है, तो टोपोग्राफी काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट जो है वो मॉनसूनल क्लाइमेट है। तो आज हम लोग इस लेसन में हम लोग रिवर बेसिन के बारे में हम लोग बात की, मतलब हम लोग बात किए ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन किस एरिया में, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में। ठीक है, इंसान और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके अनुसार किस प्रकार इंसान वहाँ पर रहना अपना स्टार्ट कर दिया, वहाँ का लिविंग स्टाइल किस प्रकार है, तो इसके बारे में हम लोग बात की। हम लोग अगले लेसन में कुछ और बात करते हैं। थैंक यू।